हेलो माय प्रिय प्रिय छात्रों छात्राओं। आज का मेरा टॉपिक है स्लेटर्स रूल। किसी की रिक्वेस्ट पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्लेटर रूल को समझने के लिए बहुत सारे छोटी छोटी बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद स्लेटर रूल को बताऊँगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस का चार्ज। और न्यूक्लियस का चार्ज किसकी वजह से होता है? सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। और प्रोटॉन के नंबर को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। माने जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका उतना न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 1। क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 17। लेकिन ये न्यूक्लियस का जो चार्ज है होता है किसकी वजह से, है ना? आपको मैंने बताया प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये नेगेटिव है, इनके बीच अट्रैक्शन होता है। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश ओह सॉरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है। पास है तो बहुत अच्छा गैप है, छोटी छोटी सी जगह है, इधर इधर छत से कूदा, उधर छत पर पहुंच गया। क्या हो अगर शेल की नंबर बढ़ जाए, यानी बहुत सारी छत आपस में डिस्टेंस बना कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहेगा यार ये बीच में जो छतें आ रही हैं ये मुझे आने नहीं दे रही, मैं नहीं आ सकता इतनी आसानी से। तो न्यूक्लियस तो उतनी ताकत से बुला रहा है इसको जितनी ताकत इसको बुलाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ नहीं पा रहा है इसके पास। और यहाँ पर न्यूक्लियस कह रहा है कि बस हल्का सा इशारा मिला है छत पे दर। बात समझ रहे हैं आप लोग? न्यूक्लियस जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो है न्यूक्लियस का चार्ज, जितना चार्ज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितनी ताकत से न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी यहाँ तो प्रोटॉन बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ थोड़ी सी परेशानी है यार, मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसको खींच नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं खींच पा रहा यार? एक तो ये शेल की नंबर बहुत ज़्यादा, प्लस इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज है उनमें रिपल्जन हो रहा है, मैं नहीं खींच पा रहा हूँ। ये रिपल्जन ना होता तो मैं इसको ले लेता आराम से, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। तो इसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा कम हो गया, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम हो गई। क्यों? इस बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। इसका न्यूक्लियर चार्ज इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर है। इसका न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, क्योंकि ये उतनी ताकत से खींच नहीं पा रहा है। ये है हाइड्रोजन का केस, इसका न्यूक्लियर चार्ज इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल है। लेकिन क्लोरीन के केस में अगर ये 17 है तो ये 17 नहीं है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये कम है। तो क्लोरीन का अगर न्यूक्लियर चार्ज 17 था तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था? 10। जो ताकत कम हो गई इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन परेशानी पैदा कर रहे थे, वो कितनी? मान लो 7 थी, तो आपको 7 इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल करने के लिए आपको चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली परेशानी जिसकी हम बात कर रहे थे। इस परेशानी को बोलते हैं सिग्मा, माने शील्डिंग इफ़ेक्ट। ये सिग्मा अगर आपके पास आ जाए तो आप इसको इधर रख कर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हो, या इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ रख कर शील्डिंग इफ़ेक्ट निकाल सकते हो। इस सिग्मा को निकालना ही बड़ा खेल है। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, z माइनस जेड इफेक्ट इज इक्वल टू सिग्मा, ये सिग्मा निकालने के लिए शील्डिंग इफेक्ट, या फिर z माइनस सिग्मा इज इक्वल टू जेड इफेक्ट, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सिग्मा मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल दूंगा। इस सिग्मा को निकालने के लिए ही दिया जाता है स्लेटर्स रूल। आया समझ में? एक बार ये बीमारी परेशानी हाथ में आ जाए तो मैं ये पता लगा लूँगा कि न्यूक्लियस कितनी ताकत से बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इस सिग्मा को निकालने के लिए ही दिया गया था स्लेटर रूल। अब यहाँ इस शेल में भी है इलेक्ट्रॉन, इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से बहलाता है, फुसलाता है। ओए पास मत आना।
ये कहता है पास मत आना, दूर रहने के पैसे मिलेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि पास मत आना, दूर रहने की चॉकलेट मिलेगी। तो हर एक का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, बट कुल मिला के न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को दूर रखना है। इस बहलाने फुसलाने को ही मुझे नोट करना है। इस बहलाने फुसलाने को ही स्लेटर रूल एक्सप्लेन करता है कि ये कितनी ताकत से या क्या झांसा दे रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। भाई चॉकलेट लेना, वो पैसे ले लेना, वापस मत आना। वो कहता है कि चॉकलेट लेना, वापस मत आना। तो हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है कि प्लीज़ अंदर मत आना। इस कंट्रीब्यूशन को नोट करने के लिए, या ये कह लीजिए सिग्मा को निकालने के लिए स्लेटर रूल दिया गया था। किस इलेक्ट्रॉन का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसकी मैं आपको टेबल बना के दे रहा हूँ, जो आपको किसी नेट पे नहीं मिलने की, मेरी खुद की देन है। स्लेटर रूल को पढ़ने के बाद मैंने अपने दिमाग से खुद इस टेबल को बनाया है, और उम्मीद करता हूँ कि टेबल आपको समझ में आ भी जाएगी, इतनी हार्ड भी नहीं है। ये है वो टेबल, इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मैंने लिखा है। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रॉन, इसको मैं देखो भैया थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, अभी नहीं बताता। अगर आपका इलेक्ट्रॉन 2s2p में रखा हुआ है, तो पर इलेक्ट्रॉन 0.35 बहलाना फुसलाना काउंट किया जाएगा। वो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले जो बहला रहे फुसला रहे थे, वो कहते हैं कि भाई मेरा इतना टिकट बांध देना प्लीज़। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना कंट्रीब्यूशन है कि भाई मैं इतनी ताकत से उसको बाहर के इलेक्ट्रॉन को धक्का दूंगा, वापस मत आना, अंदर मत आना। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रखा हुआ है तो 0.35 का कंट्रीब्यूशन, 0.35 का योगदान हिंदी में कहते हैं, मेरा याद आ गया, 0.35 का योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का, कि उसको पास मत आने देना। और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का 1s का, जो कि चॉकलेट की बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि 0.85 का कंट्रीब्यूशन मेरा ऐड कर लेना, मैं भी पूरी जी जान लगा दूँगा, उसको आने नहीं दूँगा न्यूक्लियस के पास। तो ये तो जब है जब आपका इलेक्ट्रॉन 2s2p में रखा हुआ हो। इनके अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन का 0.35, उससे अंदर की शेल का 0.85। अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, तो इन पर शील्डिंग इफेक्ट किसका लगेगा, इनका और इनका, क्योंकि जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ही तो शील्डिंग इफेक्ट लगता है। जैसे मेरे पास ये है 3s2 3p3, तो इस 3p3 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो बाहर, क्योंकि उस पर मुझे चेक करना है कि शील्डिंग इफेक्ट कितना लग रहा है। बचेगा कितना, 3p2 3s2। हर एक इलेक्ट्रॉन का, यानी 3p2 और 3s2 का कितना कंट्रीब्यूशन है, और अब इस शेल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0.85, जो कि पहले कितना था 0.35। लेकिन वो जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2s2p में था। अगर इलेक्ट्रॉन 3s3p में आ गया, तब इसका कंट्रीब्यूशन इतना हो जाएगा, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.35। स्लेटर रूल यही बोलता है कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसमें पर इलेक्ट्रॉन इतना कंट्रीब्यूशन, और उससे अंदर वाली शेल में 0.85 का। चेक कर लो, 0.35 0.85 0.35 0.85, यहाँ अलग है, इसके लिए अलग पॉइंट है, क्योंकि ये स्लेटर रूल के बहुत सारे पॉइंट हैं। उसमें से एक ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है उसका 0.35, अंदर वाली शेल का 0.85। चलो वैलिड। फिर स्लेटर रूल में अलग पॉइंट है कि अगर 3D आ जाए तो स्पेशल केसेस से अलग याद रखना, और वहाँ का तो 0.35 ही होगा, अंदर वाली शेल का 1 काउंट कर लेना जब D में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ हो। और अगर 4s में रखा हुआ हो तो अपनी बात पर बिल्कुल मतलब वो हूँ, श्योर हूँ कि 0.35 ही होगा, अंदर वाली शेल का फिर से वही 0.85। ये अलग बता दिया उसने। यानी जब इलेक्ट्रॉन 4s में रखा हुआ है तब 3D के लिए इतना, 3s3p के लिए इतना, और अगर इलेक्ट्रॉन 3D में रखा हुआ है तब 3D में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं इतना, और 3s3p में इतना, और 2s2p में 1। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये काउंट करना, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है तो ये काउंट होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये चीज़ काउंट होगी। हर एक कंडीशन में अलग अलग होगा, आप देख सकते हो। 2s2p के लिए मैंने ये भी काउंट किया, ये भी काउंट किया, ये भी काउंट किया। ये कब काउंट किया, जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके अंदर मिला। ये कब काउंट किया, जब इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में था। ये कब काउंट किया, जब इलेक्ट्रॉन 3D में पहुंच गया था। अब जाहिर सी बात है जितनी बकवास कर रहा हूँ ये बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आने की नहीं। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना।
जैसे आपका है हीलियम, सबसे जीता जागता एग्जांपल है 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन है तो शील्डिंग इफेक्ट लास्ट वाले पे लगता है ना, तो लास्ट वाला तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, बचता क्या है 1s1। तो 1s1 इलेक्ट्रॉन कहाँ में है, सिर्फ 1s में है, तो 1s के लिए कितना काउंट होता है 0.30। तो यहाँ पर मैं सिग्मा कितना लिखूँगा 0.30 माइनस न्यूक्लियर चार्ज माने एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर, हीलियम का, कितना है 2। जो भी आपका आएगा वो हीलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। अच्छा, नाइट्रोजन का काउंट करते हैं। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब लास्ट में 2p3 आ रहा है ना, शील्डिंग इफेक्ट किस पे ज़्यादा होगा, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन पर, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, बचता क्या है आपका यहाँ 2। तो इलेक्ट्रॉन आपका किस में है 2s2p में है ना, तो 2s2p के लिए ओ 0.35 काउंट होगा। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में रखे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन p के अंदर, तो 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ 0.35। बस एक खेल ख़त्म हो गया, पैक कर दो। प्लस इसका खेल ख़त्म हो गया, अब इसके अंदर आ जाओ 1s2। जब इलेक्ट्रॉन 2s2p में पहुंच चुका था तब 1s2 के लिए कितना कंट्रीब्यूशन हो जाता है 0.85 का, ये मुझे समझाना था। जब इलेक्ट्रॉन 1s में रखा हुआ था सिर्फ, तो ये, और जब 2s2p में पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना काउंट किया जाएगा 0.85। तो यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, 0.85 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ। अब जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा, जिसको कहाँ रखना है यहाँ, और यहाँ क्या रखा जाएगा z एटॉमिक नंबर किसका, नाइट्रोजन का 7। बोलो बात समझ में आई। लेकिन एक बात है, इसमें उल्टा चलते हैं, मतलब 2s2p का इधर लिखा, 1s का इधर लिखा। अगर यहाँ शेल आ जाती तो फिर मैं उसको पहले लिख, खैर मैं बता रहा हूँ एक और। क्लोरीन, क्लोरीन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक, अब आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है यहाँ, वहाँ नहीं, अब यहाँ पहुंच गया। इसके लिए काउंट हो वही, जिस शेल में आप स्टडी कर रहे हो उसमें पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35। 3p5 है ना, तो एक वही जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है फिफ्थ, उस पर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, उसको बाहर निकाल दो, आपके पास यहाँ रह जाएगा 3p4 3s2 3p4 3s2 3p4 4 और 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। ओह, एक खेल ख़त्म हो गया। प्लस अब इस पर आ जाओ, जब आपका इलेक्ट्रॉन 3s3p में पहुंच चुका हो, कितना काउंट होगा अब इसका 0.85 है ना, मतलब पहले ये काउंट कर रहा था लेकिन अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, तो अब मैं इसी लाइन में जाऊँगा, अब इतना हो जाएगा 2s2p का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 0.85। इलेक्ट्रॉन जहाँ है उससे अंदर वाली शेल में 0.85, ये है स्लेटर रूल का एक पॉइंट। तो ठीक है, 2s2p कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इंटू कितना था 0.85। प्लस अब इसका हो चुका, इसका हो चुका, अब ये बना गया, कितने हैं यहाँ पर 2, तो बस बारीक सा लिख दो 2 इंटू 1, छोटा सा लिख दे मैंने, आप समझदार है। जो भी आपका आएगा सिग्मा होगा, कहाँ रखेंगे आप यहाँ, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो प्लीज़ मत पूछना। एक एग्ज़ाम्पल और, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हम पहुँचा देते हैं कहाँ, हम इलेक्ट्रॉन को पहुँचा देते हैं डी के अंदर। ठीक, इसका मेरे पास सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है जिंक। जिंक 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 ये को लिखो यार, जिंक। जिंक का होता है भैया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना
ये होता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपका टाइम बचा लिया मैंने। इलेक्ट्रॉन कहाँ में रखा हुआ है 4s2 के अंदर। शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो 4s2 है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो जिस पर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, तो बच के आ जाएगा 4s1। 4s1 इलेक्ट्रॉन 4s में जा चुका। 4s के लिए कितना काउंट होता है 0.35। कितना है यहाँ पर 4s1, तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 1, एक खेल ख़त्म। ये पूरा का पूरा है ना। 3s 3p 3d कितना काउंट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था ना। अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग चलना आपको 0.85, तो यहाँ मैं लिखूँगा 0.85 मल्टीप्लाइड बाई कितना 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 18। सॉरी यहाँ प्लस होगा, ये भी हो गया। अब प्लस 0.35 की मल्टीप्लाई 1 से क्यों की, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4s1 मिला था, सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल चुका था। 18 की मल्टीप्लाई इससे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 18 है, 2 6 8 एंड 10 18। अब उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन क्या है जब 4s में इलेक्ट्रॉन आ चुका हो। जब 4s में इलेक्ट्रॉन आ चुका हो तब कंट्रीब्यूशन काउंट होता है। ओह 1 1 का सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 10, 2 4 10, और इन सब का कंट्रीब्यूशन होगा 1, तो 10 इंटू 1। बोलो बात समझ में आई। तो इस तरीके से इसके लिए ये रखा, इसके लिए ये रखा, इसके लिए ये रखा। अब जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, सिग्मा, जिसको कहाँ रखना है, यहाँ पर। और यहाँ जेड एन का, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 माइनस सिग्मा, जो भी आपका यहाँ से आंसर आएगा। प्लीज़ आपने इतनी मेहनत करी सीखने में, इन सब के आंसर क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, जिंक का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे ज़रूर दे देना जो जो आएगा। और मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, मुझे कॉपर का और किसका, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का, ठीक है। प्लीज़ इनके आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो देखकर अपने लिए मेहनत की, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो यकीनन समझ रहे ना आप। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो मैंने मेहनत की उसका मुझे सिला मिलना चाहिए, और मैं स्टूडेंट के लिए ही मेहनत करता हूँ और स्टूडेंट के फेवर में ही रहता हूँ। प्लीज़ आप भी मेरा फेवर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिए। थैंक यू।